नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमलता गांधी है और आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बात करते हैं प्रज्ञा यादव, जो कि मेरी फ्रेंड भी है और साथ में उन सब बेटियों के लिए रोल मॉडल जो भारत में कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और उनको तरक्की का रास्ता नहीं मिलता है। तो प्रज्ञा बताएंगी कि प्रज्ञा आपने क्या किया है और आप क्या करती हो। नमस्ते। मेरा नाम प्रज्ञा यादव है और मैं राजस्थान में कोटा ज़िले से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कोटा से ही की है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपनी जयपुर से की है और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की और चलते चलते आज मैं नेदरलैंड्स में काम कर रही हूँ। तो यहाँ और मैं आईटी सेक्टर में काम कर रही हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है जो अभी तक चल रही है। बिल्कुल, अभी प्रज्ञा ने हमें बताया कि वो नीदरलैंड जो कि वर्ल्ड का एक कंट्री है वहाँ पर काम कर रही है और आईटी बेस्ड जॉब इनका है। प्रज्ञा, आप बताओगे कि किस तरीके से आप जब एक इंडिया का कल्चर छोड़कर एकदम नीदरलैंड गई हैं तो कैसा आपको लगा और क्या अंतर है हमारे कंट्री और वहाँ में? जी, ऑफकोर्स बहुत अंतर है हमारी कंट्री में और वहाँ में। और देखिए, मुझे शुरू से ही मन था कि मुझे कुछ ऐसी अपनी जो नॉर्मल कल्चर है उससे निकल के बाहर जाके देखना है कि बाहर दुनिया कैसी है, या हम जैसा हम यहाँ रह रहे हैं, जैसे जहाँ का अपना इन्वायरमेंट जैसा है वैसा ही बाहर भी है या कुछ डिफरेंट है। तो वो जिज्ञासा मेरे अंदर हमेशा से रही है। तो वो एक रीज़न था मेरे लिए बाहर जाने का और एक प्रकार से आज मैं जाके वो एक्सपीरियंस भी ले पा रही हूँ। तो डेफ़िनेटली बहुत ही अलग और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। और आप बताएंगे कि जैसे महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो यहाँ की सोसाइटी में वहाँ की सोसाइटी में क्या अंतर है? जी, एक बहुत डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं बोलूँगी कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बेटी है तो इसे इस तरह से इसकी परवरिश की जाए और अब ये लड़का है तो इसकी इस तरह से परवरिश की जाए। तो ये हमारे यहाँ का एक बहुत ही मैं बोलूँगी ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, पर बहुत ज़्यादा जगह पे ये बहुत नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि ये कि हमें एक ऐसे डायरेक्शन पे भेज दिया जाता है कि तुम बस यही कर सकती हो। हमारे यहाँ पे जब बेटी को बड़ा किया जाता है तो उस पर काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी लाद दी जाती है कि तुम्हें यही करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, ये तुम्हारी मर्यादा। और उसके चक्कर में वो एक बहुत सारी बाउंड्रीज लिमिटेशंस हमारी हो जाती है जो वहाँ नहीं है। आज अगर आप स्कूल में देखेंगे, कॉलेज में देखेंगे या आप किसी भी ऑफिस में देखेंगे तो वहाँ पे जॉब को लेकर, पढ़ाई को लेकर, किसी भी प्रोफेशन को लेके ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़की के लिए है और ये सिर्फ लड़की के लिए है। तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण मतलब वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी बहुत माहौल बिल्कुल देखने को है, मिलता बिल्कुल है। है। तो ये जो आपको, जैसे यहाँ अभी हम गौशाला में बात कर रहे हैं प्रज्ञा से, क्योंकि गौशाला से प्रज्ञा जुड़ी हुई है और बहुत ही अच्छा लगता है कि इंडिया जब भी आती है तो वो हम लोग गौशाला में ही मिलते हैं। तो वहाँ क्या इन काउस को लेके वहाँ पे क्या कैसे? जी, गौशाला वहाँ पे भी है, पर यहाँ गौशाला और वहाँ गौशाला में दिन रात का अंतर है। वहाँ गौशाला उनके पर्पस के लिए है कि, और यहाँ पे हम लोग सेवा के लिए गौशाला बनाते हैं। हमारा यहाँ पे इतना स्वार्थ नहीं होता है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ हम लोग सेवा के लिए, जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं और हर पूजा करते हैं और उसको माँ मानते हैं, उस तरह मतलब से वहाँ पे नहीं है। एक बिजनेस मॉडल होता है, बिल्कुल। वहाँ पे गाय माँ के लिए इसलिए नहीं उनको रखा जाता है कि वो उनकी पूजा करते हैं या उन्हें उनकी रिस्पेक्ट है, नहीं। वहाँ पे गौशाला का मतलब है कि आज जब तक वो दूध दे रही है, जब तक वो उनके लिए यूज़फुल है या उनके लिए काम दे रही है, तब तक वो वहाँ रखेंगे। उसके बाद उनको स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाएगा और आगे की कहानी तो आपको पता है। वेरी गुड। तो ये देखिए कि प्रज्ञा ने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे गौशाला और यहाँ इंडिया की गौशाला में क्या अंतर है। मैं थोड़ा सा प्रज्ञा ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या वहाँ बच्चों को शुरुआती तौर से क्या सिखाया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट बने। जैसे यहाँ कुछ जगह देखा जाता है कि लोगों को कुछ काम करने में, छोटे छोटे काम करने में शर्म आती है, एकदम उनको ऐसा फील होता है ये काम मेरा है, ये काम उसका है। तो क्या इस तरीके का वहाँ का कल्चर क्या है?
जी ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है। वहाँ पे प्रोफेशन काम को लेके हर किसी की अपना एक रिस्पेक्ट है, चाहे वो काम छोटा है या चाहे वो काम बड़ा है। वहाँ ये नहीं है कि अरे अगर मैं आज क्लीनिंग कर रहा हूँ तो मैं छोटा हो गया, या मैंने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया है तो मैं छोटा हूँ। वहाँ हर काम का रिस्पेक्ट है, हर इंसान के टाइम की वैल्यू है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पे लोगों को और चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो ये आपका काम बड़ा है, लेकिन अगर आप आज उदाहरण के लिए अगर आप आज गौशाला में काम कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, तो आपका काम छोटा है। ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पर है पर ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ सबका इक्वल रिस्पेक्ट है, कोई किसी से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता काम को लेके, तो वो चीज़ बहुत है। अच्छा, जैसे मैं बात जानना चाहती थी, यहाँ ज़्यादातर जो विमेंस हैं उनका टाइम जो है वो पूरा किचन के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, मतलब उसी में ज़्यादा उनका लगा रहता है। वो ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोच पाती हैं, देश दुनिया के बारे में कुछ सोच पाती हैं। मतलब आधी आबादी कहीं न कहीं अभी हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनी है। तो इसमें क्या बताना चाहोगी कि ये ऐसा क्यों है? जी एक तो बहुत मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ परवरिश की जाती है, जिसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे अंदर यहाँ आत्मीयता होती है। दूसरी तरफ लड़कियों को बहुत बांध दिया जाता है कि तुम्हारे जीवन का पर्पस ही है सिर्फ परिवार की सेवा करना और अपने परिवार का ध्यान रखना, इसके अलावा तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम और कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं वो चीज़, वो परवरिश के से साथ साथ होता है कि इंसान का मनोबल इतना छोटा हो जाता है कि वो सोचता है कि शायद मैं इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता, और फिर वो कहीं निकल नहीं पाता है। तो वही होता है कि हम हमेशा फिर घर में ही रह जाते हैं, घर का ही काम करते हैं और सोचते हैं कि अगर इसके आगे हमारा है। अगर आपको कभी मौका भी मिले तो भी बहुत सी लड़कियां हैं जो नहीं करना चाहती हैं, तो वो एक सिचुएशन है। दूसरा हमारे यहाँ घर में होता है, खाने पीने या किसी भी काम को लेके होता है कि ये लड़की को ही करना है, ये घर की महिला को ही करना है। लेकिन जो मैंने वहाँ देखा है उसके अनुसार ऐसा नहीं है कि अगर घर में कोई लेडी है या लड़की है वो ही घर का काम करेगी या वही खाना बनाएगी, नहीं। जितना जो काम आज लड़की ने खाना बनाया है तो कल लड़का भी खाना बना सकता है। आज अगर माँ बच्चे के ध्यान रख रही है तो हो सकता है दूसरे दिन बच्चे का ध्यान उसका पिता रखेगा। तो काम डिवाइड करके किया जाए। वहाँ पे हर इंसान दूसरे इंसान के टाइम का रिस्पेक्ट करता है। उसे पता है कि मुझे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मुझे दूसरे के लिए भी उसका टाइम रखना है। एक जो बात आती है कि जिस तरीके से जो टाइम मैनेजमेंट होता है, यहाँ आत्मीयता, इंडिया के अंदर आत्मीयता ज़्यादा है। हम लोग घुले मिले हैं एक दूसरे से, क्योंकि हमारा कल्चर भी ये बोलता है, हमारे संस्कार भी ऐसे होते हैं। क्या वहाँ के लोग इस तरीके से करते हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ अगर मैं बोलूँगी प्लस पॉइंट तो हमारे यहाँ आत्मीयता जितनी है उतना आपको बाहर नहीं मिलेगी। लोग बहुत अपने आप में व्यस्त हैं, लोग अपने में बहुत व्यस्त हैं और उनको अपने टाइम की बहुत वैल्यू। पर यहाँ पे हम लोग बहुत बोलते भावुक हैं कि लोगों को लेके कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हम समय का और टाइम का, जगह का इतना सोचेंगे नहीं। लेकिन वहाँ कल्चर अलग है, बाहर के लोग वहाँ उतना नहीं है। अच्छा, वहाँ क्लीननेस को लेके और जो प्रोविजंस हैं, जो कानून है, क्या उनका सख्ती होता है? सब लोग पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ काफ़ी सख्त हैं और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को बड़े इंसान को मार के या उसको फॉलो करवाया जाता है। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो बच्चे को उस तरह से तैयार करते हैं कि तुम्हें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि, ये भी नहीं बोलूँगी कि वहाँ 100% है, बट वहाँ 95% या 90% क्लीनलीनेस का ध्यान रखा ही जाता है और लोगों को उस तरह से एजुकेट किया जाता है कि वो खुद भी ध्यान रखें और वो दूसरों को भी ध्यान रखने के लिए बोलें। और दूसरी एक चीज़, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव है इस चीज़ को लेके कि आपका सिटी और आपका एरिया बहुत क्लीन रहे, साफ़ रहे और हर चीज़ टाइम पे हो। जैसा मैंने बोला, टाइम की बहुत वैल्यू है और काम का बहुत रिस्पेक्ट है। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगी और कुछ जानना भी चाहूँगी कि जिस तरीके से हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो इसी के अंदर हो रहा है कि हम अपने एक, मतलब ज़्यादा बड़ा फ्लैट नहीं है, लेकिन पूरा 6 से 12 बजे तक महिलाएं पूरा समय परिवार के साथ और उसी पीरियड के अंदर अपना टाइम वेस्ट करती रहती हैं।
तो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता कि समय बचे तो मेल और फीमेल दोनों, मैं चाहती कि दोनों का एक कोऑर्डिनेशन से ये सोसाइटी चले। एक जैसे बोलते हैं ना कि एक पहिया पे गाड़ी का बैलेंस नहीं बन सकता, तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी लगती है, तो इसको किस तरीके से हमारी जी मुझे जितना लगता है, मैं नहीं बोलती हर किसी का यही व्यू है कि लोग हमारे यहाँ खाने के लिए ज़्यादा जीते हैं, ना कि जीने के लिए खाते हैं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है कि हम सिर्फ खाने की चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करें। और ऐसा नहीं कि जब हम यहाँ पे लोग, मैं बात कर रही हूँ, जब लोग खाने के लिए जीते हैं तो वो सिर्फ न्यूट्रिशन फूड की बात नहीं है, वो सिर्फ फूड जो कि आपकी जीभ को टेस्ट दे, जो स्वाद के लिए, न्यूट्रिशन नहीं है। लोग अपने हेल्थ को लेके बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। आज अगर किसी को हेल्थ बढ़ रही तो वो उसको, मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल दूंगी। आज अगर हमारे घर में बच्चा थोड़ा मोटा हो जाता है खा के, तो माँ बोलती है अरे हमारा खाते पीते खानदान का बच्चा है, मोटा नहीं है, वो तो अच्छा है, ऐसे ही रहेगा। तो सोच वैसी ही है, तो वो सोच बदलना ज़रूरी है। अगर आज बच्चा है उसको भी फिट होना चाहिए, उसको एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ, और ये इसमें एक माँ का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनको सिर्फ ये नहीं कि 24 घंटे बच्चों को सिर्फ खाने के बारे में ही, अगर आप खिला भी रहे हैं तो न्यूट्रिशन वाला फूड खिलाइए। ये नहीं कि जो बच्चे का अननेसेसरी वेट बढ़ाना कि उसकी बौद्धिक विकास करें, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं उसका भी बहुत महत्व होता है कि वो आपके ब्रेन को कितना इफेक्ट कर रहा है, कितना न्यूट्रिशन आपको दे रहा है। तो और दूसरा, अगर एक चीज़ है कि खाने में टाइम उतना इन्वेस्ट करें जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। खाने के बाद आप, खाने का मतलब ये है कि आपकी खाने के बाद आपकी बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए, ना कि आपको जाके सोने की याद आनी चाहिए। बिल्कुल। इंडिया में जब कोई भी हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आज तो वो दबा के खाया है। हाँ, तो मतलब वो ये बिल्कुल सही है कि हमें ये पता नहीं कि इसमें कितना फूड जो था उसमें न्यूट्रिशन था जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और अभी जो आप देख रही है कोरोना के समय इंडिया में और पूरा वर्ल्ड के अंदर ही, तो वहाँ पे क्या था जब कोरोना की ये परिस्थितियाँ चल रही थी? एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि इंडियन लोगों, हम लोगों को एक ब्लेसिंग है कि हमारा जो फूड कल्चर रहा है, हालांकि वो कितना है, हमारा बहुत कॉन्सेंट्रेट रहा है फूड कल्चर, बट आयुर्वेदा ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, हमारे इन्वायरमेंट ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, जो चीज़ हम खाने में इंक्लूड करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा पाए हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे इंडिया में कि हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जो कि बाहर के देशों में लोगों को में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो कुछ नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा है और उनका इन्वायरमेंट ऐसा है, उनका फूड हैबिट्स, जो उनके ग्रेन्स मिलते हैं या जिस तरह से वो खाने को बना के पका के खा रहे हैं, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी। तो और दूसरा इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट यहाँ का काफ़ी रफ है, तो वो चीज़ें हमारी इम्यूनिटी डेवलप करता है जो बाहर कंपैरेटिवली कम है। पर दूसरी चीज़, यहाँ पे लोग हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है, जो कि वहाँ लोगों को मैंने देखा है पर्सनली कि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। उनको पता है कि उनको कितना खाना है, अगर खाया भी है तो मोस्टली, मैं ये नहीं बोल रही 100%, बट 90% लोग हेल्थ कॉन्शियस है, वो ध्यान रखेंगे हमें वर्क के लिए जाना है, हमें एक्सरसाइज करना है, तो वो काफ़ी अपना टाइम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने में स्पेंड करते हैं, जो हमारे यहाँ पे शायद 50% लोग सोचते भी नहीं है, कि उन्हें लगता है कि बस शरीर मिल गया है, चलेगा अपने आप। जब हम इंडिया से वहाँ जाते हैं तो क्या वहाँ के लोग हमारे इंडियन के प्रति कोई अट्रैक्शन रहता है या किस तरीके का उनका इंटेंशन रहता है हमारे लिए बिहेवियर? जी जितना यहाँ पे हम लोगों को रहता है उतना वहाँ नहीं है, उनके लिए इतना कोई अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है आज के ज़माने में। अगर मैं जैसे हमारे यहाँ कोई फॉरेनर हमारे यहाँ आता है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ये आया है, वो आया है। वहाँ उतना नहीं है, वो बहुत नॉर्मल है उनके लिए। या तो ये बोलेंगे कि उतना रेस्पेक्ट किसी को है, किसी को नहीं है, पर उनको इतनी जिज्ञासा नहीं है कि हमें देखना है, और पता नहीं क्या उसका रीज़न है, मैं बोल नहीं सकती स्ट्रेट फॉरवर्ड काफ़ी चीज़ें, बट उनका इतना रिएक्शन नहीं होता जितना हम लोग उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि अननेसेसरी है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं प्रज्ञा जादव, जो कि IT बेस्ड जॉब करती है नीदरलैंड में, और हम यहाँ गौशाला के अंदर, क्योंकि ये गो भक्त है और मैं भी, हम फ्रेंड्स हैं, और
वो माता की जो प्रोडक्ट हैं, मैं पूछना चाहूँगी, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जैसे काऊ डंग को लेकर, जैसे जो गोबर से जो तमाम चीज़ें बनती हैं उनका हम उपयोग करते हैं, तो वहाँ क्या सिर्फ मिल्क के अलावा और ये भी कुछ सब प्रोडक्ट बनते हैं? नहीं, इतना नहीं है जितना मैंने अपने यहाँ पे देखा है, उतना कल्चर मैंने देखा नहीं है। और दूसरा, जितना मैंने वहाँ पे अंडरस्टैंड किया है, वहाँ पे की जो ब्रीड है वो काफ़ी हाइब्रिड है। हमारे यहाँ इंडिया में जो ब्रीड है वो इटसेल्फ बहुत प्योर ब्रीड है, तो उनका इवन काऊ डंग, उनका घी, मिल्क ही इतना प्योर है और उसकी हर चीज़ हम यूटिलाइज कर रहे हैं और कर सकते हैं। पर वो चीज़ मैंने वहाँ पे नहीं देखी है। वहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ से 100 गुना ज़्यादा हर चीज़ की अवेलेबिलिटी मिलेगी, पर क्वालिटी नहीं है जो कि बिल्कुल। तो आप बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? चूँकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप बेटियों को कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सब बस यही बोलना चाहूँगी कि अपनी चार दीवारी में आज के ज़माने में किसी ने बंद नहीं की है। अब तुम्हारी खुद की सोच है, तुम्हें खुद को निकलना है। आज कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है। आपके खुद के थॉट्स, आपके खुद के विचार हैं जो आपको रोक के रखे हुए हैं। आप चाहे तो आज ही बाहर निकल के जो करना चाहे, जो अचीव करना चाहे, कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बच्चियाँ यानी और बेटियों को मैसेज देती हैं कि बेटियाँ आगे बढ़े, अपने देश, समाज, राष्ट्र में कंट्रीब्यूशन करें, अपनी योग्यता का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब समय आ चुका है कि हमें बराबर का हिस्सेदारी अपने राष्ट्र के विकास में देना है। आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है, हम सब राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।